हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज ये जो वीडियो है ये मैं लाया हूं स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप लोग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है जो हमें समझना है वो चैप्टर के टाइटल में ही है, आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट टर्म से मतलब क्या है, एनवायरमेंट है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं क्या एनवायरमेंट। अब ये जो टर्म है एनवायरमेंट, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम किस वे में इसको समझते हैं। वैसे ये जो टर्म है ये हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी हमने अपने फ्रेंड्स के दौरान डिस्कशन के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ कभी ना कभी इस तरह की टर्म्स का यूज किया होगा। जैसे मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है जिसने अभी अभी रिसेंटली कोई स्कूल जो है वो चेंज किया है या कहीं बाहर वो मूव ऑन कर गए हैं, किसी नई जगह पर गए हैं रहने के लिए, और आपसे वो बातचीत कर रहे हैं फोन पर। तो आप उनसे जनरली क्या पूछते हैं कि हाँ भाई, तू यार नई जगह गया है, नए स्कूल में गया है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है। तो यहाँ एनवायरमेंट वर्ड से आपका मतलब क्या होता है, आपका जो मतलब है एनवायरमेंट वर्ड का वहां यूज करना, उससे आप ये पूछना चाहते हैं कि वो आपका जो फ्रेंड है या जो आपके रिलेटिव है वो जहां नई जगह गए हैं वहां की सराउंडिंग कंडीशंस कैसी हैं। कहने का मतलब कि वो जिस एरिया में जाकर के रह रहे हैं अभी, या वो जिस स्कूल में अभी गए हैं, वहां के आसपास लोगों का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वहां की जो फैसिलिटीज हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बायोलॉजी का टर्म है एनवायरमेंट, ये वही सेम टर्म है और यहां हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से समझेंगे। एनवायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स ऑफ एन organisms which consist of biotic and abiotic factors। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग, कोई ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो उसके आसपास की जो कंडीशंस हैं किस तरह की, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस। बायोटिक कंडीशंस का मतलब वहां जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह के हैं, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और एबायोटिक का मतलब वो जिस एरिया में रह रहा है ऑर्गेनिज्म वहां की फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, जैसे वहां एयर की क्वालिटी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ठीक है, रेनफॉल कितनी होती है। तो ये सब जो है वो एबायोटिक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट टर्म का मतलब क्या है, एनवायरमेंट इज एक्चुअली द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, लिविंग फैक्टर्स भी आएंगे उसमें और नॉन लिविंग या फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। मैं आपको स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर इसके नीचे ही लिख देता हूं लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। अब ये जो टर्म है ये शायद आप लोगों के लिए नई हो सकती है। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम देखिए, जब आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वहां पर नेचर जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी शो करता है। एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पार्टिकुलर सिस्टम मेंटेन्ड होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और साथ ही साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में, किसी एक लोकेलिटी में रहता है, वो आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स जैसे एयर से वो ऑक्सीजन लेता है और अपने द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में ही रिलीज करता है। इन्वायरमेंट या जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें एक वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है। उस लोकेलिटी का टेम्परेचर उस
पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कैसा है वो भी अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को। साथ ही साथ वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह के हैं, वहां वेजिटेशन किस तरह की है, प्लांट्स किस तरह के मिलते हैं, एनिमल्स किस तरह के मिलते हैं। क्यों? अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट है किनके ऊपर, बाकी के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। किस लिए? फूड उनको रिसीव, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डिराइव करेगा बाकी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, किसी न किसी वे में वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है एनवायरमेंट में, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। डिफाइन कैसे करेंगे इसको वो देखिए, इकोसिस्टम इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of nature which consist of a community of living organisms along with their physical environment, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर विच कंसिस्ट ऑफ, जो किससे बने हैं? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स हैं इसमें, अलोंग विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट मतलब एबायोटिक फैक्टर्स है, इंटरेक्टिंग विद, यहां पर मैं आगे और ऐड कर सकता हूं, यहां इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसको, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें समझने के लिए, तो इकोसिस्टम क्या है? एनवायरमेंट में, नेचर में कोई ऐसा प्लेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है और वो अपने आसपास के बायोटिक यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और एबायोटिक यानी कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि आइसोलेशन में तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? एक प्लेस है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये जो टर्म है ये टेंसले नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी इन 1935। 1935 में ये जो टर्म थी इकोसिस्टम, ये प्रोवाइड की टेंसले ने, ठीक है। तो ये होता है इकोसिस्टम। अब इसके टाइप, इकोसिस्टम के टाइप किस किस तरह के होते हैं, इकोसिस्टम कौन कौन से टाइप का मिलता है, तो यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, इकोसिस्टम्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा है? नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जो है वो है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। पहला जो टाइप है इकोसिस्टम का वो है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर created and maintained naturally without the interference of humans, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे आप? नेचुरल इकोसिस्टम्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट नेचुरली बाय देयर ओन, ठीक है।
these ecosystems are present naturally on their own। ठीक है, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इनकी फॉर्मेशन में, इनकी मेंटेनेंस में ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये नेचुरली बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे ओशियंस हैं या फॉरेस्ट्स हैं या डेजर्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली प्रेजेंट है ऑन देयर ओन, उनको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप नेचर में मेंटेन्ड है, रन कर रहे हैं, आज से नहीं हजारों लाखों सालों से चले आ रहे हैं, वैसे के वैसे उसी फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की इकोसिस्टम को आप बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या किए, जैसे ओशियंस हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दीज इकोसिस्टम्स आर क्रिएटेड and maintained by humans। ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मैन मेड इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है इनको क्रिएट करने वाला ह्यूमन है, इन्हें मेंटेन करने वाला ह्यूमन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं हम यहां पर, क्या, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है, एक्वेरियम है, या हमारे घरों के आसपास गार्डन्स मिलते हैं। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक तो नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम मान लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है वो नेचर में अपने आप मिलते हैं, आज से नहीं बने हैं या ह्यूमंस के लगाने से फॉरेस्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, नेचुरली ये प्रेजेंट होते हैं, वेल मेंटेन्ड सिस्टम में ये एग्जिस्ट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इन्हें नेचुरल इकोसिस्टम्स बोला जाता है। हाँ, एक पॉइंट है यहां पर कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं, आप डिफोरेस्टेशन शो कर देंगे, किसी तरीके से नेचुरल इकोसिस्टम को आप अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेचर जो है वो विद टाइम इस लॉस को, इस डिफोरेस्टेशन को रिकवर कर लेता है, यानी कि उस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस ह्यूमन के हाथ में नहीं है, उस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस नेचर के हाथ में है, वो नेचुरली फिर से रीग्रो कर जाएगा। ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो बनाए भी ह्यूमंस ने हैं, जैसे फील्ड है, खेत है, हम क्या करते हैं कि एक जमीन के बड़े टुकड़े को, जो कि फर्टाइल लैंड है, उसमें एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप जो है उसको हमने ग्रो करवा दिया। अब पॉइंट यहां आता है कि सर ये तो नेचुरली ग्रो करेंगे, नेचुरली तो ग्रो करेंगे, डेफिनेटली जो प्रोसेस होगा ग्रोथ का वो नेचुरली फॉलो होगा, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन। जैसे जंगल में तो हर तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो घूमते फिरते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप खेतों में तो इस तरीके से जानवरों को घूमने फिरने नहीं देंगे। ठीक है, जंगलों के अंदर कोई पार्टिकुलर प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो कर रहा है, सारे के सारे प्लांट जितने मिलियंस ऑफ प्लांट्स वहां लगे हैं वो सारे के सारे एक ही स्पीसीज के, वो कोई दूसरा स्पीसीज ऑफ प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या, आपने अगर वीट ग्रो करवाई है तो आप सिर्फ वीट को ही वहां पर ग्रो करने देंगे, बाकी के जो प्लांट्स वहां ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप वीड्स बोल देते हो, उनको आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन होता है
बाय नेचर इटसेल्फ, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, अब गार्डन के अंदर है, गार्डन के अंदर आप जानवरों को नहीं एंटर करने देते हैं, आप अपनी मर्जी के प्लांट्स वहां ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम किसने मेंटेन किया? ह्यूमन ने मेंटेन किया। ये है आपके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दो तरह के हमने इकोसिस्टम्स पढ़े, जिसमें एक नेचुरल इकोसिस्टम है, दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम। इससे पहले हमने इकोसिस्टम क्या होता है ये पढ़ा। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम है वो मिलकर के किससे बना है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, किस तरीके से जो आगे फंक्शनिंग उसमें शो करता। तो मैं यहां पर सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूं, क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है? जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा डेफिनेशन के अंदर ही, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक पूरा सिस्टम मैनेज्ड है और वो जो सिस्टम है उसके अंदर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं? दो तरह के कंपोनेंट, एक एबायोटिक, पहला जो है वो क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर्स टू फिजिकल फैक्टर्स और कंडीशंस ऑफ एन इकोसिस्टम। जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें जनरली फिजिकल फैक्टर्स या कंडीशंस आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे क्या क्या? कि वो इकोसिस्टम जो है उसमें एयर की क्वालिटी कैसी है, एयर पॉल्यूटेड है, ठीक है, या प्योर फॉर्म में है, एयर की मूवमेंट की स्पीड क्या है, जिसको हम बोल देते हैं मूविंग एयर, विंड, वो किस तरीके से साल के किस पर्टिकुलर टाइम में वो किस स्पीड से मूव करती है। तो एयर है, वाटर है, ठीक है, वाटर कितने अमाउंट में अवेलेबल है, ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो अलग तरह की कंडीशंस होंगी, वाटर की स्कैरिसिटी है, वाटर की कमी है अगर उस इकोसिस्टम में तो अलग तरह की कंडीशन होगी। फिर जो वाटर अवेलेबल है वो फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है वो भी डिसाइड करेगा। ठीक है, कई सारे फैक्टर आ जाते हैं। वाटर के अलावा एयर है, वाटर है, फिर सॉइल, उस इकोसिस्टम में वेजिटेशन ग्रो कहां करने की? वो वेजिटेशन ग्रो करेगी सॉइल में। तो सॉइल का क्या स्टेटस है वहां पर, सॉइल किस तरह की है, वहां सैंडी सॉइल है या वहां लोमी सॉइल है, वहां क्लेई सॉइल है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, ये फैक्टर भी जो है डिसाइड करेगा, इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके अलावा टेम्परेचर, भाई उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, क्या वो ट्रॉपिकल एरिया का कोई इकोसिस्टम है? अगर ट्रॉपिकल एरिया का इकोसिस्टम है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेट एरिया का इकोसिस्टम होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा। और अगर पोलर रीजन में कोई जैसे टुंड्रा है वो इकोसिस्टम है तो उसके अंदर टेम्परेचर की कंडीशन और भी पुअर होगी, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर वेराई करते हैं। तो ये जो होंगे एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? इट रेफर्स टू फिजिकल फैक्टर्स और कंडीशंस ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के फिजिकल फैक्टर्स या जो फिजिकल कंडीशंस है वहां पर, नॉन लिविंग कंडीशंस जो है जिनमें एयर, वाटर, सॉइल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल है, ठीक है, एनुअली रेनफॉल कितना होता है, ये सब
जो फैक्टर्स होंगे वो आ जाते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और दूसरा जो है वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में these includes all the types of living organisms found in an ecosystem। उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बायोटिक कंपोनेंट्स को। ठीक है, इनके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स अप टू वेरी लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल, सभी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया, फंजाई से लेकर के जो इकोसिस्टम में सबसे बड़े प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब इसी कंपोनेंट के यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्दर जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इनको 3 मेन कैटेगरी में जो बायोटिक कंपोनेंट है दे आर फर्दर 3 टाइप्स, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दूसरी जो कैटेगरी है उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स। और तीसरी जो कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे और ये फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं। अब ये है क्या, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसे रब कर देता हूं मैं यहां और फिर उसके बाद यहां लिखेंगे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स कौन से कंपोनेंट्स को बोला जाता है। सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ लिया है। ऑटोट्रॉफ जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से यहां लिख देता हूं, प्रोड्यूसर्स आर द organisms which synthesize their organic food from simple inorganic substances in or by using mostly solar energy। ठीक है, प्रोड्यूसर्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना ऑर्गेनिक फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इससे और किसकी हेल्प लेकर, सोलर एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो फिर अब कोई डाउट नहीं रह गया है आपके दिमाग में कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन होंगे। एग्जाम्पल क्या है इनके, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स,
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन्स, प्रोटिस्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्लांट आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जैसे डाइएटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में। ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे और उससे बायोमास या ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करेंगे। अब चूंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमने कर लिया क्या, प्रोड्यूसर्स। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर क्या होते हैं वो देखिए, यहां हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और दूसरा जो ग्रुप है वो है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स क्या है, द ऑर्गेनिजम्स which depends on producers for their food and energy requirement, either directly or इनडायरेक्टली। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूसर्स से अपना फूड या एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर को खा करके अपना जो फूड है वो लेंगे या एनर्जी है वो रिसीव करेंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं प्लांट है, अब प्लांट के ऊपर डियर फीड कर रहा है। ठीक है, तो डियर के ऊपर आगे लोयन फीड कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट क्या हो गया, ये तो हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, डियर जो है वो प्लांट के ऊपर फीड करता है, अपना फूड प्लांट से ले रहा है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट से फुलफिल कर रहा है। तो डियर फर्स्ट लेवल कंज्यूमर हो गया। ये क्या है, फर्स्ट कंज्यूमर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली। डायरेक्ट वाला केस किसका हो गया, डियर का। अब लॉयन है, ये सेकंड कंज्यूमर है। ये क्या है, सेकंड कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि ये डियर के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, और डियर के पास जो भी एनर्जी है या वो जो फूड है डियर के पास, वो उसने कहां से रिसीव किया, प्लांट से। तो जो कंज्यूमर होंगे वो अपना फूड और एनर्जी कहां से रिसीव करेंगे, वो रिसीव करेंगे प्रोड्यूसर से, आइदर डायरेक्टली सच एज इन द केस ऑफ डियर, और इनडायरेक्टली सच एज इन केस ऑफ लॉयन, क्योंकि लॉयन डियर के ऊपर फीड करता है और डियर के पास जो भी एनर्जी या बायोमास अवेलेबल है वो उसे कहां से मिला है, वो उसे प्लांट से मिला है। तो ये हैं कंज्यूमर्स। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर्स ऑल, एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां, ऑल एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स जो है वो इसमें आ जाते हैं, जो कि फर्दर हर्बीवोर हो सकते हैं अगर वो सीधा प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, वो कार्निवोर हो सकते हैं, दे मे बी हर्बीवोर, दे मे बी कार्निवोर। ठीक है, तीसरा ओमनिवोर हो सकते हैं, दोनों के ऊपर ही फीड करते हो। और चौथी कैटेगरी है पैरासाइट्स की। चौथी कैटेगरी किसकी है, पैरासाइट्स की है। पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। ठीक है, अब होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का है, वो डिपेंड करता है कि पैरासाइट वो प्लांट के ऊपर पैरासाइट है या वो एनिमल के ऊपर पैरासाइट है। ठीक है, इसके बाद वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर क्या थे, जिन्होंने
ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज किया, किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से। कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स जिन्होंने प्रोड्यूसर से अपने फूड को डिराइव किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अब बच गई है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है किसकी? डिकम्पोजर्स की। तो अब ये डिकम्पोजर्स क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक organisms which break down complex organic material, complex organic substances into simpler one, या सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर डिराइविंग एनर्जी। डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बिल्कुल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। जैसे प्लांट की डेड बॉडी है या एनिमल की डेड बॉडी है, वो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनी, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर क्या करेंगे? ये उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी कि उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे और उससे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरेट कर देंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे? अपने लिए एनर्जी डिराइव कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने इकोसिस्टम से जो कुछ भी लिया, प्रोड्यूसर क्या ऑब्टेन कर रहा है? एनर्जी उसने सनलाइट से ली, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसने एयर, सॉइल से लिए और अपने लिए बना लिया ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अब ऐसे तो इन्वायरमेंट से सारा कुछ फिर प्रोड्यूसर जो है वो फिक्स करके छोड़ देंगे, ठीक है। वापस भी तो जाएगा ना इन्वायरमेंट के पास। तो जो मटेरियल इन्वायरमेंट से प्रोड्यूसर्स ने निकाला, ठीक है, वो मटेरियल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा और अल्टीमेटली वो सारा मटेरियल, चाहे वो प्रोड्यूसर्स के पास हो चाहे वो कंज्यूमर्स के पास हो, वो मटेरियल डिकम्पोजर्स के पास आएगा। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होंगे उसका ब्रेकडाउन कर देंगे, उससे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरेट करेंगे और उन सब्सटेंसेस को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे ताकि प्रोड्यूसर्स फिर से उनका यूज कर सके और ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट बना लिए, वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गए, उसी स्टार्च के ऊपर एनिमल फीड करेगा तो वो चला गया कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कार्बन एनिमल की फॉर्म में। अब एनिमल जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रेस्पिरेशन के लिए करेगा, एनर्जी डिराइव करेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होंगे कार्बोहाइड्रेट वो अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर प्लांट की या एनिमल की डेथ होती है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन कौन करेगा? उसका ब्रेकडाउन डिकम्पोजर करेगा। डिकम्पोजर क्या करेगा? उन कार्बोहाइड्रेट्स को डिकम्पोज करेगा, डिग्रेड करेगा, खत्म कर देगा और उससे वापस क्या जनरेट कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वापस कहां रिलीज कर दी जाएगी? एयर में, वापस एनवायरनमेंट को दे दिया जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, गीता में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला साथ कुछ नहीं लाए, जो कुछ लिया यहीं से लिया और जो कुछ दोगे यहीं पर दे करके निकल जाओगे, ठीक है। तो वही सिस्टम है यहां पर, जो प्रोड्यूसर्स एनवायरनमेंट से लेते हैं, डिकम्पोजर्स वापस उस एनवायरनमेंट को वो चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड कंपोनेंट है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरिया हैं
और फंजाई जो है ये दो मेन डिकम्पोजर्स हैं हमारे या किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, डिकम्पोजर्स के बिना इकोसिस्टम नहीं रन कर सकता। ठीक है, डिकम्पोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स के पास है उसको वापस रिटर्न करना है इन्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट के पास एट लास्ट कुछ बचेगा ही नहीं, फिर नई ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़े, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े और एट लास्ट हमने बायोटिक कंपोनेंट के 3 टाइप पढ़े, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम फंक्शनिंग कैसे शो करता है, इकोसिस्टम जो है उसके अंदर इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, एनर्जी मूव कैसे करती है, फूड चेन्स क्या है, फूड वेब्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में आपको समझाए गए टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं इनसे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।